बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हुआ है एमडी कैट का पेपर और एमडी कैट फिज़िक्स के हवाले से ख़ासकर जो पंजाब साइड है, यूएचएस साइड है, वहाँ से बच्चों ने मोस्टली ये कहा कि पेपर टफ़ था। पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और यूएचएस ने जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो मेरी इस पे थोड़ी सी मिलती जुलती राय भी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी है। पहली बात बच्चों ये कि आप लोगों को पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं आया। एक जुमला, एक बात याद रखनी है, यूएचएस ने पेपर न्यूमेरिकली थोड़ा सा टफ बनाया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चन है ना, जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बैंक बनाया वो बिल्कुल टू द पॉइंट बुक से दिया। यानी आपने अगर किसी भी इदारे से तैयारी नहीं की ना, आपने अगर बुक को इंटेंशनली अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपका ये पेपर सॉल्व होता है और 100% सॉल्व होता है। ठीक है, कुछ पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स या टिप्स जो हैं वो आप बच्चों ने नहीं सीखी होती, नहीं आपको पता होती, तो ये सारा पेपर जो है ये इजीली सॉल्वेबल था। हाँ, उसमें जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकली मुश्किल थे उस पर आपको टाइम लगना था, और वो टाइम आपने कहाँ से बचाना था? आपने इजी क्वेश्चंस पे टाइम सेव करना था और वहाँ से टाइम सेव करके आपने यहाँ पे यूटिलाइज करना था। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम पूरे जो एमकैट का पेपर है उसको गो थ्रू करते हैं और उस पर मैं आपको साथ साथ टॉपिक्स बताता जाऊंगा, इसका डिफ़िकल्टी लेवल बताता जाऊंगा, ताकि आप वो स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में एमडी कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं और यूएचएस नहीं अगर ये टेस्ट लेना है तो इन बातों को ध्यान में रखना है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट अपडेट की थी और उसमें मैंने यही बात बार बार कही थी कि यूएचएस ने अगर पेपर बनाना है तो यूएचएस ने विद इन द बुक पेपर बनाना है। ये सारी चीज़ें बुक में से आई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें न्यूमेरिकली यूएचएस ने आपको चैलेंज करने के लिए, वो तो उन्होंने पेपर में कहा भी हुआ है कि ऑब्वियसली वो आपको 20% जो है वो टफ टाइम देंगे क्वेश्चंस में। तो अगर हम शुरू करें पेपर को गौर करना, तो पेपर में जैसे क्वेश्चन नंबर 123 है, डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट कोड्स में डिफरेंट नंबरिंग हो सकती है, बट क्वेश्चन के मुताबिक जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेंशन भी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी जो है वो मेंशन है सिलेबस में। तो ये एक तो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज मुझे लगी कि जिस तरह से टॉपिक एमडी कैट के सिलेबस में मेंशन है उसी तरतीब से यूएचएस ने जो है ना क्वेश्चन बैंक दिया है। मतलब टॉपिक 1 से टॉपिक 13 तक है ना, अगर तो उसमें मोशन और फोर्स से न्यूक्लियर तक एक तरतीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टॉपिक्स को भी जरा ध्यान में रखते जाएं। बुक ओरिएंटेड है, बुक से कितना को बाहर है, मैं साथ साथ हर क्वेश्चन का एनालिसिस करते जाते हैं। क्वेश्चन 123 क्वेश्चन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन इसका आंसर है। ठीक है, तो ये बुक लाइन है, बुक लाइन से या बुक ग्राफ है, आपको ग्राफ को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका जवाब इजीली दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 124, अगेन ये वेलोसिटी की डेफिनेशन से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 ये प्रोजेक्टाइल मोशन से पैराबोलिक पाथ का क्वेश्चन है। फिर 126 पे आते हैं, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखें वही मोशन और फोर्स का सिलसिला चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन पे आ गए, विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इनके जो सोल्यूशंस हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो जो है अपलोड करूंगा। अभी मेन मकसद इसको क्रिटिकली देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व किए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 126 तक भी जो हमारे पास है वो टॉपिक 1 ही इन्वॉल्व है, मोशन एंड फोर्स है। उसके बाद 126 पे एक्शन रिएक्शन आ गया। 127 पे बहुत से बच्चों का ये मानना होगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बेसिकली जो वेटलेसनेस इन एलिवेटर है या रियल एंड अपेरेंट वेट वाला टॉपिक है, उसमें से ये क्वेश्चन पिक किया गया। अब बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व होता है और लॉज ऑफ मोशन तो मेंशन है। अब आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ये तो ना समझें कि F इक्वल टू एम ए लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए पूरी इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो ये मेरी नज़र में तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हरगिज नहीं है। ठीक है, उससे आगे अगर चलते हैं 128 पर, इस पे भी अगर स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखते हैं कि जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र आ गया, तो ये तो चैप्टर 6 से है, फ्लूइड डायनामिक्स में से है, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो फिर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगेन इस टॉपिक इस क्वेश्चन का सीक्वेंस देखें, ये लॉज ऑफ मोशन के सीक्वेंस में ही उन्होंने ऐड किया हुआ। तो अगेन आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। 127 और 128 ये दोनों क्वेश्चंस लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जिन्होंने तो पेपर दे दिया है वेल एंड गुड। अब जिन्होंने आगे एमडी कैट में अपीयर होना ना, वो इस बात को ध्यान में रखें
कि आपने जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो सिर्फ F इक्वल टू एम ए या ये छोटी मोटी बच्चों वाली बातें नहीं पढ़नी, थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपने सीखना है। और इस तरह पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो एक टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक है, रियल एंड अपेरेंट वेट है, उसको आप अच्छे से लाजमी जो है सॉल्व करें, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, टॉपिक 1 यहाँ पर 128 क्वेश्चन पे टॉपिक 1 खत्म हो जाता है। अब टॉपिक 2 वर्क पावर एनर्जी पे आ जाते हैं। तो देखिए उसमें कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस हैं। अब 130 पे एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की क्वेश्चनिंग दी हुई। अब अगर आप फिर ये समझें कि ऑसिलेशन में तो मास स्प्रिंग सिस्टम का जिक्र ही नहीं है, तो भाई ऑसिलेशन तो बड़ी बात की बात है। जब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ सकते हैं, हम इंटर कन्वर्जन में जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ सकते हैं, हम इवन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ सकते हैं। तो इस बात का जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी ध्यान रखें बच्चों कि जब आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को पढ़ें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लाजमी ध्यान में रखें। ये भी टू दी पॉइंट विद इन द सिलेबस क्वेश्चन है, इस पे भी कोई इतना चैलेंज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 131 क्वेश्चन पर आ जाए, इतनी लंबी स्टेटमेंट है, बस सिंपल इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इतनी डिटेल स्टेटमेंट सिर्फ बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए है कि बच्चा सोचे अच्छा यार इतनी लंबी स्टेटमेंट को मैं समझूंगा कैसे। तो कोई मसला नहीं है इसमें, एक दफ़ा पढ़े तो सही, एंड पे जाके आखिरी लाइन में उसका हल है दैट आपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, तो उससे आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो 131 तक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। फिर 132 पे अगर आ जाएंगे, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूँ। आप एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पढ़ते हैं दैट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये पढ़ लिया। फिर आप मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन भी जानते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अगर आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे खासकर एकेडमीज में प्रिपरेशन करते हैं उनको तो ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझाया जाता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन वाला। इस 132nd क्वेश्चन पे जाके आपका टॉपिक 2 भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर वर्क एनर्जी में से उसने क्वेश्चंस पिक किए हैं और बिलीव मी इंतहाई आसान क्वेश्चंस पिक किए हैं, अदरवाइज इंटर कन्वर्जन से आपको अच्छा खासा टफ टाइम दिया जा सकता है। फिर आगे आ जाते हैं टॉपिक 3 यानी सर्कुलर मोशन पे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का, फिर एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, उसके बाद 135th क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको थोड़ा हवाला देता हूँ। अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसके 2 रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस आपकी बुक में जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक खत्म होता है ना, वहां पर जाके देखना एक सेकंड एग्जांपल आती है। 2 एग्जांपल्स हैं, तो दूसरी एग्जांपल है ना वो टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वहां से रेफरेंस है। एक आपने रेफरेंस याद रखना, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, व्हाट मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर अ फाइटर प्लेन टू कंप्लीट अ वर्टिकल लूप। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सेम वहां से रेफरेंस है। चैप्टर 5 से है, टॉपिक 3 से है यूएचएस के, वैसे बुक के चैप्टर 5 से है और बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स से इसका रेफरेंस निकलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन एंड होता है और उसके बाद वेव्स का टॉपिक शुरू हो जाता है। अब वेव्स में भी ऑब्वियसली जो चीजें, जो टॉपिक्स मेंशन है एग्जैक्ट उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आए। वेव के एम्पलीट्यूड वेव का एक प्रॉपर्टी है, आपको पढ़ना जरूरी है। एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये सारी चीजें आपको वेव के पैरामीटर्स में पता होनी चाहिए। डॉपलर इफेक्ट, मैं मतलब अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि यूएचएस को डॉपलर इफेक्ट बहुत पसंद है, ठीक है। अब देखें इसमें कम से कम 3 से 4 सवाल बच्चों सिर्फ डॉपलर इफेक्ट से आए, ठीक है। एयरप्लेन वाला क्वेश्चन, ये भी डॉपलर इफेक्ट से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आगे रेड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, रेड और ब्लू शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन में आता है। फिर आगे फिर वेव के करैक्टरिस्टिक्स में, द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फेज इज कॉल्ड ऑन अ वेव इज कॉल्ड, तो वेवलेंथ, ये सिंपल वेव की डेफिनेशन है। वेवलेंथ की एक डेफिनेशन ये है ना कि क्रस्ट से क्रस्ट तक डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो क्रस्ट और अगला क्रस्ट जो होते हैं ये दोनों इन फेज पॉइंट्स होते हैं, तो 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 इन फेज पॉइंट्स, ये भी वेवलेंथ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का भी उसने और बड़ा आसान सवाल दिया है कि भाई अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो ऑसिलेशन कभी रुकेगी नहीं रुकेगी, इसमें क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर नॉट जनरेटेड बाय, बच्चों वाला सवाल है यार, आपने सिंपल वेव्स को वैसे भी पढ़ा हो ना बुक में तो पता होता है कि मैकेनिकल वेव्स के लिए तो मीडियम रिक्वायर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो उनको मीडियम रिक्वायर ही नहीं होता। अच्छा, फिर 142 पे अगर आप आ जाए तो ऑसिलेशंस में
मास स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, अब जब ऑसिलेशंस की बात करते हैं ना, तो यूएचएस के सिलेबस में जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का जिक्र है, इससे आगे नहीं है। आपको सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड उसने कोई बात पढ़ने को नहीं कहा, डायरेक्टली मास स्प्रिंग सिस्टम से कुछ नहीं कहा। लेकिन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें ऑसिलेशन एक स्टेप आगे जाकर हमें पढ़ना है, ठीक है। ये फिर वही बातें उन बच्चों के लिए जो अगले साल अब MT-CAT में अपीयर होंगे, आप ये बातें गौर से सुन और समझ लें। जैसे अभी मैंने एक बात बताई कि डॉपलर इफेक्ट यूएचएस का फेवरेट टॉपिक है। आप पिछले जितने पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट को उसने कभी मिस नहीं किया, ठीक है। तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम, अब मास स्प्रिंग सिस्टम में आप किन बातों का ध्यान रखें, और टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को ध्यान में रखें। फिर आप स्प्रिंग को कट करके हाफ कर दें, इस बात को ध्यान में रखें। फिर मास को चेंज करना, स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करना, तो इन चेंजेस को अब आपने माइंड में रखना है। अब 143rd क्वेश्चन जो था, इस पे आके मैं बिल्कुल कहूंगा ये एक टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन का फॉर्मूला टफ नहीं था। अ डिस्टेंट स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, इट्स जस्ट लाइक अ सोर्स इज मूविंग अवे। सोर्स इज मूविंग अवे का मतलब है केस नंबर डी लगना था इसमें। आपको मसला सिर्फ यहां आना था कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, यानी इस पे थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ना था। तो यहां पर मेरी यही ताकीद है बच्चों कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हमारे बच्चों को आदत होती है कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना ना, तो न्यूमेरिकल हमने कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज डालनी है, बस एंटर का बटन दबाना और आंसर आ जाना है। इस बिहेवियर से ना आप बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे। आप कोशिश किया करें, जब एक न्यूमेरिकल आपके सामने आता है बुक का, तो आप उस न्यूमेरिकल को एक मर्तबा बाय हैंड विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करने की कोशिश किया करें और देखिए कि आप कितना क्लोज मार्जिन पे आंसर निकाल सकते हैं। जिन बच्चों की ऐसी प्रैक्टिस होगी ना, उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी 98-99% स्टूडेंट्स का यही खासा है कि कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालनी है, एंटर दबाना है, दैट्स न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से तो बच्चों आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे। मेरी ताकीद तो यही है कि आप ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, और यही डिसिसिव प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं से तो फैसला होना है कि कौन जो है वो किस्मत का सिकंदर है और कौन जो है वो मर्द मैदान है। तो बहरहाल ये एक मुश्किल सवाल था, आई एग्री। इसके बाद आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। अब थर्मोडायनामिक्स में भी ना उसने आप लोगों को बिल्कुल टफ टाइम नहीं दिया। अगर पिछले साल के पीएमसी के पेपर्स को कंसीडर करें ना, तो सबसे ज्यादा टफ टाइम जिस टॉपिक ने दिया ना, वो थर्मोडायनामिक्स था। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, सीपी, सीवी, मतलब खपा के रख दिया था पीएमसी ने। यहाँ पर तो आपको बहुत आसान थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पूछी हुई है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेसेस से ही निकाल के उसने आपसे बातें पूछी हुई हैं। तो फर्स्ट लॉ उसने सिलेबस में मेंशन किया है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट विद इन द सिलेबस है और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कहूंगा, ये 3 सवाल मेरी नज़र में वो बच्चे जो 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि उनके लिए ये चीज़ जो है वो टफ हो सके। अच्छा जी, इसके बाद देखें थर्मोडायनेमिक्स ओके हो गया। थर्मोडायनेमिक्स पे जाके उसने एंड कर दिया फर्स्ट ईयर को। बिल्कुल तरतीब से क्वेश्चंस आए, कोई सिमेट्री ब्रेक नहीं हुई, टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 5 तक, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स तक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चंस आए हैं। और एक सवाल सिर्फ मुश्किल आया है न्यूमेरिकली, बाकी कोई सवाल भी मुश्किल नहीं था। जो बच्चे कह रहे हैं ये पेपर जो 80% मुश्किल था या 90% मुश्किल था, आई डू नॉट एग्री विद देम। आपने भी ठीक से पढ़ा नहीं, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, आपने मेहनत नहीं की। अदरवाइज मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि एक मुश्किल पेपर था। हाँ, जो न्यूमेरिकली मुश्किल थे, मैं उनको साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकली मुश्किल चीज़ें थी। अब आगे आ जाए 147, 148, यहाँ पे बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर के पूछे हैं, कैपेसिटर की एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी, V इज इक्वल टू W/Q, बहुत आसान फार्मूला है, क्या है, बच्चों वाला सवाल है। आपने सिंपल बुक पढ़ी है, V इज इक्वल टू W/Q, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आगे आ जाए गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ की सिंपल इक्वेशन आपके दिमाग में हो, इक्वेशन आपके सामने हो, आप गॉसेस लॉ से रिलेटेड आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी कंपैरिजन में उसने लिया हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आप समझ लें, यूँ कह लें कि जब वो सिलेबस मेंशन होता है ना, तो सिलेबस के मुताबिक ऑलमोस्ट सारे का सारा जो चैप्टर नंबर 12 है ना, सिवाय एक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़ के, और आप यूँ कह लें कि मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड को छोड़ के, बाकी सारा चैप्टर इन्वॉल्व किया हो। तो जब पूरा चैप्टर इन्वॉल्व है ना, तो फिर आप ये 1-2 टॉपिक्स भी ना छोड़ें,
ठीक है, आप उनको भी फिर सिलेबस का हिस्सा ही समझें और अगली मरतबा जब तैयारी करें तो पूरा चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपने तैयार करना है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कूलम कांस्टेंट 151 क्वेश्चन देखें, कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन। अब ये सवाल जब भी एक टीचर, कोई भी बिगिनर टीचर भी होना, जब भी वो कूलम्स लॉ पढ़ाता है वो लाजमी ये बताता है कि जो कूलम्स कांस्टेंट के है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, एक नेचर ऑफ मीडियम पर और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। कोई अकेडमी से तैयारी करने की इस चीज़ पे ज़रूरत नहीं थी, बुक पढ़ी होती, टीचर ने ये पॉइंट लिखवाया होता, एवरीथिंग वाज क्लियर कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, 152 अभी स्टिल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब क्वेश्चन जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उसने चूज़ किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 153 जो आता है, इस पर जो एमडी कैट है यूएचएस है उसकी आंसर की में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है जबकि इसका टेक्निकली आंसर बी बनता है। ठीक है, 4W। ये उन बच्चों के लिए जो तो पेपर देकर आए हैं उनके लिए तो ये फेमिलियर है, जो नहीं देकर आए वो बस मेरी बातों को गौर से सुना है कि पेपर्स की टेक्निकलिटीज़ क्या देखनी होती हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर का जब भी क्वेश्चन आता है ना बच्चों, कैपेसिटर के क्वेश्चन में ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी होती है कि कैपेसिटर चार्जिंग पर है, यानी बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ये जो क्वेश्चन बन रहा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस हैज अ चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W, इफ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q द स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो 1/2Q स्क्वायर बाय C, ये रिलेशन यहाँ पर यूज होना है और उसके मुताबिक चार्ज डबल करने से जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स होनी चाहिए। आई एम होपफुल कि यूएचएस इसको रेक्टिफाई कर लेगा और इसका राइट आंसर जो है वो बी ही बनेगा। फिर 154 से आगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाती। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस, क्लोज स्विच, ओपन स्विच, शॉर्ट सर्किट, ये चंद कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करें लाजमी। 155 पे देखें तो I इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। 156 पे आ जाए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। अब R इज इक्वल टू ρL/A में एरिया भी है, रेजिस्टिविटी भी है, लेंथ भी है, फॉर्मूला सामने है तो डेल्टा ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि भाई मास पे डिपेंडेंट नहीं है। अगेन कोई मुश्किल सवाल नहीं है। फिर किरचॉफ लॉज से क्वेश्चन आया हुआ। अब किरचॉफ लॉ फिर वही बात कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किरचॉफ लॉ करना है, लेकिन किरचॉफ लॉ बेसिकली जो हम ईएमएफ का टॉपिक पढ़ते हैं, ईएमएफ के टॉपिक के बाद किरचॉफ लॉ को एक दफ़ा गो थ्रू करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आगे व्हीटस्टोन ब्रिज देख लें तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो फिर आगे आके आपके पास किरचॉफ लॉ से सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अलहदा टॉपिक है और जो किरचॉफ लॉ है वो सिर्फ उसको सॉल्व करने के काम आता है, वो उसकी एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी एप्लीकेशन नहीं है। फिर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से बिहेवियर उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद ईएमएफ से क्वेश्चन आया हुआ है, पावर का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किया हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है, उसके बाद आगे दोबारा से शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस है, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, आगे मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन आ रहा है, फिर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद F इज इक्वल टू ILB, ये क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 163 से आगे उसने चैप्टर 15 शुरू कर दिया। चैप्टर 15 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMF VBL, कौन सा मुश्किल फार्मूला है, बिल्कुल आसान फार्मूला, आपको टेक्निकली लगाना है, अप्लाई करना है और सॉल्व हो जाएगा। यूनिट ऑफ डेल फाई बाई डेल टी कैन बी रिटन एज, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सिलेबस है, शॉर्ट क्वेश्चन है। डेल फाई बाई डेल टी वोल्टेज है, वोल्टेज वर्क ओवर चार्ज है, वर्क न्यूटन मीटर है। मतलब यूनिट्स पे थोड़ा सा खेलना सीखें, यूनिट्स को प्रैक्टिस करें और ये बातें नोट करते जाएं कि किन किन टेक्निक्स पर, किन किन चीज़ों पर आपका हाथ बहुत पक्का होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इज अकॉर्डिंग टू। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो होती हैं वो रिपल्शन से ताल्लुक रखती है। लेविटेट करना है तो रिपेल करना ज़रूरी है, रिपेल होगा तो लेविटेट करेगा ना, हवा में मुअल्लक होगा। अब रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें देखें दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट होती हैं, ओम्स लॉ का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैक्स प्लैंक लॉ वैसे ही जाके फोटॉन्स में अप्लाई होता है। अब बचते हैं फैराडेज लॉ और लेंज़ेज लॉ। फैराडेज और लेंज़ेज में कौन सा लॉ है जो बहुत करीब करीब शो करता है ऑपोजिशन को, रिपल्शन को, दैट इज लेंज़ेज लॉ। तो नहीं पढ़ा हुआ कहीं पर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बंदा कॉमन सेंस यूज करता है कि इसमें लेविटेशन का वर्ड आ रहा है, लेविटेट करने के लिए आपको जो रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा डिटेल जाना है, तो लेंज़ेज लॉ इसके बारे में बिल्कुल क्लियर ऑप्शन देता है कि लेंज़ेज लॉ इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर
यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। लेंजेस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 166 के ईएमएफ किस तरह से मैक्सिमम इंड्यूस होगी। ट्रांसफार्मर का हर साल क्वेश्चन आता है, पिछले 2 साल तो यही सवाल आया है कि आइडियल और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर जो हैं, ठीक है, उनके आपस में क्या लिंक्स होते हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। अब ये जो लाइन है ये बड़ी मशहूर व मारूफ लाइन है कि इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो डैश कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स बट दे आर डैश लिंक्ड। तो इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं होता बट दे आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। ये बार बार टीचर्स आपको क्लासरूम में बताते हैं। 168 पे आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, इस तर्ज पे कि चैप्टर 17 में ये बात लिखी हुई है। चैप्टर 17 कहीं किसी भी तरह मेंशन नहीं है चैप्टर 17, हाँ, लेकिन इसको आप अगर हम कहें तो हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन से डिफरेंट मटेरियल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 168 जो है सेमीकंडक्टर्स का 0 केल्विन पर चले जाना, ये उनको इंसुलेटर जो है वो कर देता है। 169 अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटी व्हिच ऑफ देम हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगेन आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि यूएचएस ने या पीएमसी ने क्या मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, फोटोन से रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये तो हम पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लिहाजा इस क्वेश्चन को आप इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट डी ब्रोगली वेवलेंथ बिहेवियर पढ़ा होता है और उससे भी अगर उसने सवाल दिया है तो कोई इतना मुश्किल नहीं दिया। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी से इसका आइडिया लिया जा सकता है। हाँ, आगे 170 से फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों बहुत ईजी। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन स्पेक्ट्रल लाइंस, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट बार बार आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते भी हैं कि ये सारे रीजन जो हैं ये 172 क्वेश्चन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चले जी, इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपको बोहर मॉडल भी पढ़ाया जाता है। बोहर मॉडल में जब आप क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जी की डेरिवेशन कर लेते हैं चैप्टर 20 में, उससे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट पेज पर आए तो एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल में ये स्पीड डिराइव करके दी हुई है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, बुक गौर से पढ़ी हो तो बुक में ये चीज़ मेंशन है। अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। इसके बाद 174 पे जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से, यानी मास दिया हुआ है, आरबी फैक्टर्स दिया हुआ है। मोस्टली जो भी न्यू बच्चे हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स इसको सुन रहे होंगे, तो उनको तो नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स तक पहुंचे भी नहीं होंगे। हाँ, जो बच्चे रिपीटर्स हैं या जिन बच्चों ने अभी फ्रेशली एमटीकेट दिया, उनको आइडिया है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। इस क्वेश्चन का जो जिक्र है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में कहीं नहीं, सिलेबस में मेंशन, रेडियो एक्टिविटी मेंशन है, हाफ लाइफ मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद वैसे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन का तो कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि उसके करीब करीब से यूएचएस ने उठा के जो है ये क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिया है। और जहाँ तक अब अगर आप देखें बुक में, तो आप आई थिंक ये आपका ये एग्जाम्पल है या ये न्यूमेरिकल है, यानी बुक से ही उठा के उसने दिया हुआ, बुक से बाहर नहीं गया। उसके बाद 175 पे अगेन एक एटॉमिक नंबर 90 है, वो 91 में चेंज हो जाता है, मास रिमेन सेम, बीटा डीके, वेरी इजी। हर बच्चे को, हर वो बच्चा जो एंटी टेस्ट की तैयारी करके बैठा है ना, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो डिनाई कर दे कि उसको अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन ट्रांजिशंस नहीं आते। सारा पता है कि बीटा डीके से क्या ट्रांजिशन होता है, अल्फा डीके से क्या होता है। 176 लास्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत आसान से सवाल को बहुत मुश्किल करके बना दिया, न्यूमेरिकली मुश्किल किया। कॉन्सेप्ट तो इजी है ना, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। तो फिर वही बात कि इस पूरे पेपर का निचोड़ क्या है, इस पूरे पेपर का निचोड़ ये है कि ये पेपर कॉन्सेप्चुअली मुश्किल नहीं था, ये पेपर सिर्फ न्यूमेरिकली मुश्किल था और इसमें कॉन्सेप्ट का कोई ऐसा समंदर इस्तेमाल नहीं हुआ जिसे आप कहें कि भाई ये चीज़ तो कभी हमारी नज़रों से गुजरी ही नहीं है। दैट वॉज ऑल फ्रॉम योर बुक। तो इस ताकीद को बच्चों मेरी बात जहन में रखें, अगर ये सिस्टम यूएचएस के अंडर ही रहता है आने वाले सालों में, तो आपकी बुक की लाइंस, आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, हर चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चे जो एकेडमीज़ पर
हज़ारों रुपए नहीं खर्चना चाहते, वो बच्चे अपनी बुक के साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, आप नहीं इतना थंडरस्टॉर्म ऑफ मनी एक्सपेंड करना चाहते तो यार मैं बिल्कुल ताकीद करूंगा आपको नहीं करना चाहिए। हर चीज़ बुक में से है, ऑनलाइन सोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, आप घर बैठकर बगैर अपने पेरेंट्स का पैसा ज़ाया किए ना आप आराम से हर चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, मेन चीज़ इस पेपर को आपके साथ डिस्कस करने का ये था कि जो मेरी ओपिनियन है वो ये बच्चों कि ये पेपर मुश्किल नहीं था, सिर्फ 3 से 4 सवाल ऐसे थे जिस पर जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट्स के या आपकी कैलकुलेशन के पर जलते कि आप वो इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी जो 50 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, इजीली सॉल्वेबल थे और इससे आपके रिजल्ट पर कोई मार्जिनली बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ना था अगर आपने बुक को ठीक से पढ़ा होता। ऑल राइट, बाकी इस वीडियो के बारे में आप जो फीडबैक देना चाहें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से शेयर करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में इसी तरह आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।